जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना प्यार दर्शाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या है और भारतीय जनता पार्टी का गोल क्या है, उसको सुनने के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचार सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। मैं आप सभी आए हुए प्रबुद्ध जनों का भी पार्टी की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम जहां आपको पाकर के प्रफुल्लित हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आज इस देश के नहीं, इस विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास के किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने बीच पाकर के हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का मैं सिर गौरव से ऊंचा हुआ है। अपने अध्यक्ष जी से आए, आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सफर जनसंघ से शुरू होकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से शुरू होकर के आदरणीय अटल जी और अडवाणी जी के दौर को देखते हुए आज आप लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के दौर से हम लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों विरोधी पक्षों की आपत्तियों के बावजूद इस देश की राष्ट्रवादी जनता के स्नेह के कारण आज जो गौरव प्राप्त हुआ है, उसका श्रेय जहां पार्टी के अनेकों नेताओं को जाता है, कार्यकर्ताओं को जाता है, वहीं पर आप जैसे प्रबुद्ध जनों को भी जाता है, जो विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, कष्टों को सहते हुए भारतीय जनता पार्टी को सहारा देते रहे। उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। मैं तहे दिल से आप सभी का और अपने वरिष्ठ नेतागणों का धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे ये आग्रह भी करता हूं कि आपका इसी तरह से स्नेह, इसी तरह का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा तो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने पुराने अपने जब भी हमारी सरकार पारदर्शी और जिम्मेवार सरकार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ला करके जनता को समर्पित करेंगे, उसमें आदरणीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। यही निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री सतपाल जी। इस प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। जैसे कि भूमिका में आदरणीय सतपाल जी ने सारा विषय रखा है, आप एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में आपकी पहचान है, एक ओजस्वी वक्ता के रूप में आपकी पहचान है। आप पिछले 2 दिनों से हमारे हिमाचल प्रदेश और विशेष करके पालपुर में यहाँ पर आए हैं। यहाँ के आगमन पर मैं इस मंच के माध्यम से आपका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और 4 प्रदेशों में सरकार बनने के बाद आप हिमाचल प्रदेश में आए हैं, इसलिए इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है, इसके लिए भी हम करतल ध्वनि से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं। मैं अब बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मंच पर आएं और आप हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय मंच पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता और सांसद श्रीमान शांता कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता आदरणीय धूमल जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल के ही नेता श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मेरे इस प्रवास में मेरे साथ जुड़े हुए मेरी टीम के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री
श्रीमान अनिल जैन जी, हमारे संगठन महासचिव, जिनके सर पर पूरे देश में पार्टी सुचारू रूप से चले, संगठन अच्छा हो, मजबूत हो, परिणाम लक्ष्य हो, इसकी जिम्मेदारी है। ऐसे श्रीमान रामलाल जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और यहाँ के ही है, उत्तराखंड के ही है, पड़ोस के राज्य से आते हैं। तीरथ सिंह हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं। अभी संचालक भाई विपिन सिंह परमार जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए प्रबुद्धजन भाइयों और बहनों। हो गया फोटोग्राफ भैया, थोड़ा साइड में हो गया, दूर से लो। आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं। ये देवभूमि पर, ये वीरों की भूमि पर, ये मेरे राष्ट्रीय प्रवास का एक हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश हमेशा से देश भर के, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के आध्यात्मिक लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। हिमालय देश भर की आध्यात्मिक शक्तियों का केंद्र है। हिमालय दुनिया भर के प्रकृति प्रेमियों का गंतव्य स्थान है और हिमाचल प्रदेश ये वीरों की परंपरा का एक प्रमुख केंद्र रहा है। मेजर सोमनाथ शर्मा से लेकर सौरभ कालिया तक इस भूमि के वीरों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए जो परंपरा बनाई है, उच्च परंपरा, आत्म बलिदान की परंपरा, वीरता की परंपरा, शत्रु के दिल दहल जाए इस तरह के पराक्रम की परंपरा बनाई है, उसका न केवल हिमाचल प्रदेश, पूरा देश हृदय से सम्मान करता है। और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक और कारण है कि हिमाचल प्रदेश देश के प्रधानमंत्री जी का प्रिय प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी इसको बार बार सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं। उन्होंने लंबे समय तक यहां संगठन का काम भी किया है। इसलिए मेरे हिमाचल प्रदेश के दौरे में आप सभी को मिलकर हृदय से प्रसन्नता भी हो रही है और आनंद की अनुभूति भी हो रही है। मित्रों, आज मुझे पार्टी की ओर से कहा गया है कि मैं आप सबके सामने भारतीय जनता पार्टी का परिचय रखूं। मेरा ये 2 दिन का दौरा हिमाचल का और देश भर के 95 दिन का दौरा एक विचित्र प्रकार का दौरा है। हालांकि मैं एक राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हूं, मगर मेरा दौरा अराजनीतिक है, शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है। कोई आम सभा नहीं रखी है, कोई धरने प्रदर्शन के कार्यक्रम नहीं है, कुछ नहीं, चुनाव की बात भी नहीं है। शुद्ध रूप से पार्टी के संगठन को मजबूत करने का दौरा है। और उस दौरे के क्रम में हिमाचल प्रदेश के प्रबुद्धजनों के साथ पार्टी के विषय पर मेरी संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी 50 के दशक से देश की राजनीति के अंदर काम कर रही है। 10 सदस्यों के साथ बनी हुई ये पार्टी, स्थापित हुई ये पार्टी आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्य संख्या के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी को किसी नगर पालिका के अंदर, म्यूनिसिपालिटी के अंदर भी बहुमत मिलता था तो अखबार की सुर्खियां बनती थी कि फला फला नगर पालिका में, म्यूनिसिपालिटी में दीपक वाले चुनकर आ गए। वो भारतीय जनता पार्टी आज देश में
1387 विधायक प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी। बहुत लंबे अरसे तक पार्टी की स्थापना से 12, 15, 17 साल तक किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। आज देश में 14 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 प्रांतों में हम सहयोगी हैं। कभी जिस संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य हुआ करते थे, वो संसद के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के 350 के आसपास संसद सदस्य बनते हैं और पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है, देश की समस्याओं का निवारण कर रहा है। ये आज जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है और आज उसका जो राजनीतिक वैभव है, ये करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन भर के बलिदान के कारण, त्याग और तपस्या के कारण आया है। मैं एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हूं जिसके पास हजारों ऐसे कार्यकर्ता है जिनका परिवार ही नहीं है। ये पार्टी के कार्यकर्ता ही उसका परिवार है। ना घर है, ना बैंक अकाउंट है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे ही उनका जीवन चलता है और ना उनके पीछे कोई उनको याद करने वाला नहीं रहने वाला है, क्योंकि वो अपनी प्रसिद्धि के लिए कुछ करते ही नहीं। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की उपलब्धता जिस पार्टी के पास हो, ऐसी पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास अभी हम देख रहे हैं, राजनीतिक वैभव देख रहे हैं, इसमें एक और तो पार्टी के हजारों और लाखों कार्यकर्ताओं का बलिदान है, त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं का जीवन का बलिदान है। जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण पार्टी के लिए खपाने वाले कार्यकर्ताओं की टोली का बलिदान है। और दूसरी ओर पार्टी के सिद्धांत, पार्टी की कार्य संस्कृति, पार्टी की कार्य पद्धति, इसके कारण भी ये पार्टी आज अलग प्रकार की पार्टी की छवि बनाने में सफल है। मित्रों, किसी भी पार्टी को इसका मूल्यांकन करना है तो किस प्रकार से मूल्यांकन करें? राजनीतिक क्षेत्र के एक विद्यार्थी के रूप में मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी का अगर मूल्यांकन करना है तो 3 प्रकार से मूल्यांकन हो सकता है। एक, ये पार्टी के सिद्धांत, किस सिद्धांत के आधार पर ये पार्टी चल रही है। 2, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र किस प्रकार से चल रहा है। और तीसरा, पार्टी अगर चुनावी सफलता प्राप्त करती है तो ये सरकार एक करना चाहता हूं कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने नेताओं के आधार पर देश की डेमोक्रेसी की कल्पना नहीं की। अगर ऐसी कल्पना की होती तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम एक्सेप्ट करते, प्रमुखशाही पद्धति को स्वीकार करते। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर घंटों चर्चा करने के बाद मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार किया, बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार किया, जिसमें अनेक प्रकार की पार्टियां काम करती हैं और वो पार्टियों के बीच में से देश की जनता कोई पार्टी को चुनती है, वो पार्टी देश का और राज्य का शासन करती है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, वहां का व्यक्ति की प्रतिभा, व्यक्ति की बुद्धि प्रतिभा, व्यक्ति का अनुभव और उसके फैसले करने की तत्परता, त्वरितता, ये निर्णायक है।
जब मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमने स्वीकार किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार करा है, तब पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कैसा है, पार्टी के सिद्धांत क्या है, पार्टी किस तरह से चल रही है, उसके नेता सामूहिक विचार से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये सारी चीजें देश की डेमोक्रेसी की तंदुरुस्ती के लिए, देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मगर दुर्भाग्य से इसकी चर्चा देश में कभी नहीं हुई और मेरा देश भर के दौरे में मैं देश के प्रबुद्ध जनों के लिए साथ इसीलिए इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि देश की जनता ने इस विषय को इस दृष्टि से देखना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों का मूल्यांकन करने की शुरुआत करनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों के मूल्यांकन के आधार पर अपने मत का और अपने वोट का, मत मतलब पार्टियों के बारे में आपका जो अभिप्राय है और वोट को भी मत कहते हैं, उसका भी निर्धारण आपने करना चाहिए। और आज देश के परिदृश्य में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसका एनालिसिस करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दो ही पार्टियां ऐसी है जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र आज तक सबूत बना हुआ पड़ा है मित्रों, और किसी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आपको लगेगा कि अमित भाई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है इसलिए ये बात कह सकते हैं, ये आरोप, मगर ये आरोप नहीं है। राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी का एनालिसिस किया हुआ कंक्लूजन मैं तारण में पहुंचा हूं कि इस देश की पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप मुझे बताइए 1650 पार्टियां हैं इस देश में। कोई पार्टी घरानेशाही से चलने वाली पार्टियां होती है, कोई आंतरिक लोकतंत्र से चलने वाली पार्टियां होती है। मैं प्रमुख पार्टियों की भी बात करूंगा। आप मुझे बताइए भैया मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, आप बता सकते हो क्या? कोई बता सकता है इस कमरे में से? जरा हाँ या ना तो बोलो भाई, बता सकते हो? सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा बताओ? सबको मालूम है ना? इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी घरानेशाही वाली पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है और एक आंतरिक। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक तरह से चलती है कि मेरे जैसे बूथ पर पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता को कोई राजनीतिक परिदृश्य परिवार का न होने के बावजूद इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर खड़ा कर। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो चाय बेचने वाले के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाने का साहस नारेबाजी मत। और ये इसी का कारण है कि मेरी पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र सबूत। बहुत सारी पार्टियां आप उठाकर एक भी ले तय राजद है तो लालू जी के बाद कौन अध्यक्ष बनेगा तय उनके परिवार वाले बनेंगे, ये तय ही है। इसमें कुछ करना नहीं है, ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जिसका बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हर 3 साल में हम नियम से करते हैं और परफॉर्मेंस के आधार पर इसके अध्यक्ष को मौका मिलता है। और मित्रों, लोकतंत्र को वही पार्टियां मजबूत कर सकती है जो पार्टी के अंदर खुद का लोकतंत्र सबूत हो। जो पार्टी ही लोकतंत्र के आधार पर नहीं चल सकती वो पार्टी देश के लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकती। वो व्यवस्था ही ऐसी करेंगे कि व्यक्ति के महिमा मंडन के आधार पर पार्टियां चलेंगी। वो व्यवस्था ऐसी नहीं करेंगे कि देश में क्षमतावान लोग उभर कर आए, क्षमतावान लोग पार्लियामेंट में आए, क्षमतावान लोग विधानसभाओं में आए और उसी में चलते चलते जो नेता बनेगा वो नेता बनेगा। वो अपनी अगली पीढ़ी की ही विचार करेंगे, हम देश की अगली पीढ़ी का विचार करेंगे। ये मूल अंतर दोनों पार्टियों के बीच में। कांग्रेस अध्यक्षा को
अपनी अगली पीढ़ी की चिंता है और नरेंद्र मोदी जी को देश की अगली पीढ़ी की चिंता है। ये तो एक तो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र सबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। वो पार्टियां ही देश के लोकतंत्र में और देश के विकास के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है। दूसरा, पार्टी के सिद्धांत। मित्रों, सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टियों का इस देश में अकाल पड़ गया है और मैं बहुत भरोसे से और मैं इस बात पर आपके साथ चर्चा करने के लिए भी तैयार हूं। सिद्धांतों के पास आप चलने वाली पार्टियों का इस देश में अकाल पड़ गया है। मैं फिर से एक बार दो प्रमुख पार्टियों का ही उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। मेरी पार्टी की स्थापना जनसंघ के नाम से और जनसंघ की स्थापना उस काल में हुई 50 के आसपास, जब इस देश के अंदर एक साझा सरकार चल रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके उद्योग मंत्री थे। अपना पद छोड़कर जनसंघ की स्थापना की। क्या कारण है? आप ऐसा सोचते हैं कि श्यामा प्रसाद जी और उनके साथ जो दीवाने निकले उन लोगों को ऐसी कल्पना होगी कि भारतीय जनता पार्टी का कभी इस देश में शासन आएगा? ना जी, दूर दूर तक शासन की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो गया था। आजादी प्राप्त होने का जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता मध्याह्न में, जनसंघ के कार्यकर्ताओं का म्यूनिसिपालिटी में भी सत्ता पर आने का संभावना नहीं था। उस वक्त जनसंघ की स्थापना करी। अगर सत्ता पर नहीं आना था तो जनसंघ की स्थापना क्यों की? जनसंघ की स्थापना इसलिए की कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार जिस तरह से जवाहरलाल जी के नेतृत्व में चलने लगी, देश ताजा ताजा ही आजाद हुआ था। नेहरू सरकार देश की नीतियों का रेखांकन करने लगी, नीतियां बनाने लगी। देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश की अर्थ नीति, देश की कृषि नीति, देश की शिक्षा नीति, और इन नीतियां जो बनने लगी उसकी नींव में कहीं न कहीं पश्चिम का विचार सबको दिखाई देने लगा। सबको लगा, जो देश के लिए चिंता करते थे, चिंतन करते थे, ऐसे बहुत सारे संगठनों को लगा, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को लगा कि अगर देश की नीतियों की नींव में पश्चिम का विचार है तो 25, 30, 40 साल के बाद ये नीतियां देश को गलत रास्ते पे ले जाएगी। एक दो राह होता है, आपको जाना है राइट हैंड साइड पर और गाड़ी मोड़ोगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो गलती तो 50 फुट की ही होती है। 50 फुट ही गाड़ी गलत चलाई ना, मगर 50 किलोमीटर दूर जाते हैं तो गंतव्य से आप 100 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। तो देश को गलत रास्ते पे ले जाना उस वक्त शुरू किया था। तब श्यामा प्रसाद जी के साथ कुछ लोगों ने बैठकर सोचा कि सत्ता पर भले ना आए, इस देश के लिए उपयोगी, इस देश के विकास के लिए, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए और इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए देश की क्या नीतियां हो सकती है, वो नीतियां बनाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी का प्लेटफॉर्म चाहिए। और इतने सीमित मात्र कारण से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और भारतीय जनसंघ ने एक के बाद एक इस नीतियों को बनाना शुरू किया। एक वैकल्पिक नीति दुनिया के सामने, देश के सामने रखना शुरू किया, जिस नीतियों में इस देश की मिट्टी की सुगंध थी, जिस नीति का आधार ये देश की सांस्कृतिक विरासत थी, जिस नीतियों का आधार इस देश का राष्ट्रवाद था। इसके आधार पर नीतियां बनाना शुरू की और भारतीय जनसंघ ने बहुत सारी नीतियों को बनाया। उस वक्त कांग्रेस में भी करप्शन का प्रॉब्लम नहीं था, नेतृत्व का संकट नहीं था। अगर कांग्रेस में करप्शन का संकट नहीं था, नेतृत्व का संकट नहीं था, तो क्यों राजनीतिक पार्टी बनाई? तो नीतियों के आधार पर बनाई। मुझे उस वक्त के जमाने के परिदृश्य को कोई संजो के एनालिसिस करने को कहेगा कि उस वक्त जनसंघ और कांग्रेस की नीतियों में क्या फर्क था। राष्ट्रभक्त तो बहुत सारे कांग्रेस में भी थे, ज्यादातर राष्ट्रभक्त। फर्क क्या था? तो कांग्रेस पार्टी मानती थी मित्रों कि देश का जो पुरातन है, पुराना है, वो सारा काल बाह्य हो गया, उसको स्क्रैप कर फेंक दो
देश का नवनिर्माण करने की जरूरत है। और भारतीय जनसंघ मानता था, भारतीय जनता पार्टी मानती थी हमारा पुराना है, पुरातन है, वो आज भी सर्वोच्च है। 100, 150, 200, 300 साल आगे एक विशिष्ट संजोगों के कारण आज हम गुलाम बने। हमने देश का नवनिर्माण नहीं करना है, देश का पुनर्निर्माण करना है। ये नवनिर्माण और पुनर्निर्माण दो शब्दों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस करे। मैं आप सबको मैं तो खुला बोलने वाला व्यक्ति। मैं आपको पूछता हूं, कांग्रेस की नीतियां क्या है? कांग्रेस के नेता भी नहीं बता सकते कि कांग्रेस सिद्धांतों के आधार पर कभी चली ही नहीं। आजादी के पहले कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना करी थी और धीरे धीरे आजादी का आंदोलन बन गया। जिसको आजादी पानी थी वो सारे लोग कांग्रेस में आए, चाहे वो समाजवादी थे, चाहे साम्यवादी थे, चाहे राइटिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, हिंदू महासभा वाले भी थे और एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम सोच वाले भी थे। इनके नेता भी देखे, स्वामी श्रद्धानंद भी वहां थे और मौलाना भी थे, जवाहरलाल भी थे, सुभाष बाबू भी थे। सारी विभिन्न विचारधाराओं के लोग कांग्रेस में आ गए क्योंकि कांग्रेस के माध्यम से वो देश को आजाद कराना चाहते हैं। सबका लक्ष्य था कि देश को आजाद कराना, मगर सबकी विचारधारा अलग थी। पार्टी के नाते कोई सिद्धांत नहीं था। कांग्रेस कोई सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई पार्टी नहीं थी। आजादी प्राप्त करने के लिए एक स्पेशल पर्पस वेहिकल था, आजादी प्राप्त करने का एक साधन था। कांग्रेस कभी सिद्धांतों के आधार पर नहीं बनी, इसलिए कांग्रेस पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं थे। और बाद में भी बहुत सारी कांग्रेस बनने लगी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस हो, कांग्रेस ये, समाजवादी कांग्रेस, फला कांग्रेस, ठिकरा कांग्रेस, ये भाजपा के अलावे और कम्युनिस्ट के अलावे जितना भी बड़ा कुंबा है ना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही निकला है। और उसका आधार भी सिद्धांत नहीं है। सत्ता के गलियारों में मेरा समावेश नहीं होता है तो मैं ये पार्टी में नहीं रहूंगा, मैं पार्टी छोड़ दूंगा और अपनी पार्टी बनाऊंगा। इस तरह से निकला है, चाहे लागू जी हो, चाहे नीतीश जी। मूल उनका कांग्रेस में मिलेगा। तो जो पार्टी सिद्धांत के आधार पर नहीं चलती उसका लक्ष्य ही तय नहीं है, और जिसका लक्ष्य तय नहीं है वो देश को सच्चे रास्ते पे नहीं ले जा सकती। और मित्रों, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। हर दृष्टि पर, हर विषय पर उसका दृष्टिकोण है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में मानते हैं, इस देश की ये धरोहर, और इसीलिए हम अलग सब पार्टियों से अलग हैं। और इसीलिए हमारे नेता निकले, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने काशी के लिए बलिदान किया, दीनदयाल उपाध्याय जी जिनकी हत्या कर दी गई जनसंघ को बढ़ता देखते हुए, अटल जी, अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, राजमाता सिंधिया, भाई महावीर इत्यादि, नानाजी देशमुख, कैलाशपति मिश्र, जगन्नाथराव जोशी, ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी कार्यकर्ताओं की टोली जनसंघ के अंदर से निकली जिसने इस देश में एक नया रास्ता शुरू किया। और उन्हीं के तपोबल के आधार पर जनसंघ के भाजपा की यात्रा आज भाजपा को सर्वोच्च स्थान पर लेकर आई है। हमारे यहां ऐसे नेता निकले, इसका कारण हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र था। हमारी पार्टी सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और आज मैं मानता हूं कि देश में सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टियों की क्राइसिस है। और इसलिए मैं आप लोगों से बात करने के लिए आ रहा हूं कि मेरी पार्टी का एक अलग प्रकार का परिचय भी है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पार्टी अगर सरकार में आती है तो सत्ताएं किस तरह से चलती है, सरकारें किस तरह से चलती है। अब देश के 70 साल की आजादी के अंदर जो सरकारें बनी, इसके बड़े बड़े विभाजन करने हैं तो 4 प्रकार से होते हैं। एक तो कांग्रेस की सरकारें बनी, बड़ा लंबा समय चली, केंद्र में भी बनी, राज्यों में भी बनी। उसके बाद में कम्युनिस्टों की सरकारें बनी, बहुत सारे राज्यों में कम्युनिस्ट की सरकार लंबे समय तक चली। तीसरे प्रकार की सरकारें बनी जो प्रादेशिक पक्षों की सरकारें बनी, वो भी बहुत सारे राज्यों में लंबे समय तक चली है। और चौथी सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, वो भी अब तो लंबे समय तक चली है। मेरा समाज जीवन के सोचने वाले लोगों को एक अपील,
कि चारों प्रकार की सरकारों का एक तुलनात्मक अभ्यास इस देश के अंदर होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकारें कैसे चले, कम्युनिस्टों की सरकारें कैसे चले, प्रादेशिक पक्षों की सरकारें कैसे चले और भाजपा की सरकारें कैसे चली। इसका तुलनात्मक अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से मैंने तो किया है, इसलिए कहता हूं कि विकास जहां हुआ है आंख मूंद कर मान लेना वो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वही 3 दशकों तक शासन करने वाला बंगाल जहां से कम्युनिस्टों ने उठाया था, पिछड़ा करके रख दिया, खाने के लाले पड़े हुए, डेमोक्रेसी को क्रश कर दिया। बिहार, उत्तर प्रदेश, स्थानीय पार्टियों ने जो सरकारें चलाई वो किस प्रकार से चलती है। संपन्न से संपन्न राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता था, बड़ा राज्य बिहार बीमारू राज्य, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में आया, गुजरात का विकास देखिए, मध्य प्रदेश में आई, मध्य प्रदेश का विकास देखिए, छत्तीसगढ़ में आई, छत्तीसगढ़ का विकास देखिए, राजस्थान में आई, राजस्थान का विकास देखिए। जहां 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 भारतीय जनता पार्टी आई विकास बढ़ा, तेजी से बढ़ा। और मित्रों, मेरे कोरे शब्द नहीं है, इसके पीछे मेरी पार्टी के परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा एक मजबूत चट्टान जैसा पिटबल है। तब जाकर मैं ऐसे विश्वास के साथ आपके सामने बोल सकता हूं। 85 के आसपास एक शब्द इस देश प्रयोग में कुशासन के लिए लोकप्रिय हो गया। अर्थ जगत के पंडितों इसको बीमारू स्टेट शब्द प्रयोग किया और बीमारू स्टेट की व्याख्या क्या करी थी? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्यों को निर्बल अर्थ व्यवस्थापन के लिए उन्होंने ब्लॉक बनाकर बीमारू स्टेट कहा। बिहार में कुछ समय के लिए हम सत्ता में आए, बिहार बीमारू राज्य से बाहर निकलने की कगार पर पहुंचा था। मध्य प्रदेश में हम सत्ता पर आए, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों बीमारू राज्य से बाहर निकल चुके हैं। राजस्थान में हम सत्ता पर आए, राजस्थान भी बीमारू राज्य से बाहर निकल चुका है। और उत्तर प्रदेश में हम सत्ता में आए हैं, 5 साल के बाद देखना उत्तर प्रदेश भी बीमारू राज्य के बाहर, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां बनती है वहां लोकाभिमुख बनी हो, एडमिनिस्ट्रेशन लोकाभिमुख हो, एडमिनिस्ट्रेशन पारदर्शी हो, एडमिनिस्ट्रेशन निर्णायक होता है और एडमिनिस्ट्रेशन त्वरित भी होता है। जो सरकार त्वरित गति से चले, जो सरकार लोक कल्याण के लिए चले, जो सरकार लोगों के लिए चले, पारदर्शी तरीके से चले, मित्रों वो सरकार ही विकास कर सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। आज केंद्र में हमारी सरकार है और केंद्र में जब हमारी सरकार है तो 3 साल हो गए। अब मैं बता नहीं सकता कि भाई अभी आए, 3 साल हो गए। अब इसकी मीमांसा होनी चाहिए, इसका एनालिसिस होना चाहिए कि सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है कैसे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे चल रही है। मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं 2014 के पहले का दृश्य। क्या दृश्य? इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से लेकर कच्छ तक इतने बड़े देश में निराशा फैली हुई, युवा हताश था, कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता था, आक्रोशित आंदोलन करता था, हजारों के जुलूस निकलते थे, महिलाएं सुरक्षित, देश की सीमाओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं, दुनिया में भारत का सम्मान सबसे नीचे गया था, अर्थव्यवस्था के सारे ग्राफ उल्टे चल रहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, नीतिगत फैसले नहीं हुए, नीतियों बनाने में इस सरकार को लकवा मार पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए 6-6 महीना सबने राह देखनी पड़ती थी, कभी तो ये मौने बाबा कुछ बोले। ऐसी परिस्थिति थी देश में। पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मित्रों आज हम गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
आज भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, इसमें कोई हमारे विरोधी मोदी जी के विदेश दौरों को मुद्दा बनाते हैं। मैं उनको आंकड़ा देना चाहता हूं, मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी से कम विदेश दौरे किए, मगर आप गलत नहीं, विपक्ष वाले गलत नहीं, ये ज्यादा दिखते हैं क्योंकि मनमोहन जी जाते थे तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, आते थे तो भी मालूम नहीं पड़ता। 2 अंग्रेजी पन्ने लिखकर जाते थे, अंग्रेजी में पढ़कर वापिस चले आते थे। कभी थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ देते थे, कभी मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ देते थे। नरेंद्र भाई जाते हैं मित्रों हर देश में, चाहे अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, जापान जाए, रसिया जाए, चीन जाए, भूटान जाए, लंका जाए, बर्मा जाए, कहीं पर भी जाए, हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। और ये स्वागत नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का। आज 3 साल के शासन में दुनिया में एक श्रद्धा बनी है, एक जरूरियात बनी है कि भारत का कल सुनहरा है, भारत के साथ रिश्ते रखो। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 साल में किया है। सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज हम बंद कर बैठे। अटल जी की सरकार थी 8.8% वृद्धि दर था, मनमोहन की सरकार चली 10 साल के अंदर अर्थशास्त्री महोदय की सरकार 4.4% पर छोड़कर गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार फिर से 7.6% पर उनको पहुंचाने में सफल हुई। विकास के आंकड़े 105 योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीचे तक दी थी, 105 योजनाएं, और एक भी योजना ऐसी नहीं है कि जो किसी एक समूह के लिए। ये योजनाओं का प्लानिंग एक अद्भुत विकास के मॉडल पर किया है, जो विकास का मॉडल सर्वस्पर्शीय है, सर्वसमावेशक। ये विकास के मॉडल में सबका समावेश है, पूरे देश के लोगों का, और ये विकास का मॉडल पूरे देश के लोगों को छूता है। मेरे पास लंबी सूची है 106 योजनाओं की, 105 योजनाओं की। मैं जरा जल्दी से पढ़ता हूं, समय की कमी है। आप लोगों को लगे ठीक है तो ताली बजाना, मैं रुक जाऊंगा। पढ़ूं जोर से, जरा बोलिए पढ़ूं। मैं जोर से पढ़ता हूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम फसल बीमा योजना, इतनी सारी योजनाएं लेकर नरेंद्र भाई आए हैं और नीचे तक पहुंचाई है। इसी के कारण ये सम विकास, सबका विकास इसमें दिखाई पड़ता है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं सब चीजों के बाद लिए कहने नहीं जाता, मगर कोई 10 साल के पहले सोच सकता था कि अंतरिक्ष क्षेत्र में हिंदुस्तान 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अंतरिक्ष के अंदर बन सकता है? कोई सोच सकता था कि हिंदुस्तान का वैज्ञानिक मंगल मिशन को पार कर सकता है? मित्रों, कोई सोच सकता था कि 1 रैंक 1 पेंशन कभी अमल में आएगा? मैं हिमाचल में खड़ा हूं मित्रों, 40 साल से इस देश के रक्षा करने वाले जवानों की इस जायज मांग को कोई सरकार ने एड्रेस नहीं किया, लिप सर्विस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर इसको समाप्त कर दिया। मित्रों, कोई सोच सकता है कि उज्ज्वला योजना बनेगी? रिफॉर्म्स 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 के नारे लगते थे। मैं बताता हूं सरकारें काम किस तरह से। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद नरेंद्र भाई ने तय किया कि इस देश के सारे जितने भी गैस के धारक है एलपीजी कनेक्शन को, इसको सब्सिडी चेक से मिलेगी, काट कर नहीं देंगे। सबको लगा कि भाई कितनी परेशानी बढ़ेगी, क्या होगा और क्यों ऐसा करना, फायदा क्या, इतना रेट ही कम ले लो, सारी सरकारी कंपनियां हैं।
मगर नरेंद्र भाई ने बंद करा। उसके बाद में मैं बताता हूं 14,000 करोड़ की सब्सिडी बची है, क्योंकि फर्जी जो गैस के कनेक्शन थे वो सारे बंद हो गए, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं था। 14,000 करोड़ रुपए का एक प्लांट भ्रष्टाचार इस देश में इतने सालों से चलता था, एक ही फैसले से बंद हो। उसके बाद में नरेंद्र भाई ने कहा कि सब्सिडी तो गरीब के लिए, जिसके पास खाना नहीं है उसके लिए, संपन्न क्यों ले? जिस पर ईश्वर की कृपा है, जिसके पास संपत्ति है, इस पर सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। कोई सरकारी कानून नहीं बना। एक अपील की गिवी टप, आप आपकी सब्सिडी गरीब के लिए छोड़िए। किसी ने ऐसा साहस नहीं किया था देश में। लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, पाकिस्तान की लड़ाई के वक्त चावल खाना छोड़ दो। उसके बाद में पहली अपील छोड़ने की नरेंद्र भाई ने देश के अंदर की। एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस होते हैं ना, उसमें भी सीट किसी महिला के लिए भी छोड़नी है तो कोई नहीं छोड़ता जी इस देश में। वहां गैस की सब्सिडी छोड़ने की बात करना बहुत बड़ी बात थी। मुझे आनंद है मित्रों, 1,25,000 लोगों ने स्वतः गैस की सब्सिडी नरेंद्र मोदी को। और बाद में क्या करा? बजट का घाटा भरा ना जी। बाद में नरेंद्र भाई ने तय किया कि गरीब की रसोई में जो चूल्हा है, टहनियां और कंडे जलाकर जो रसोई होती है, वो गरीब बूढ़ी मां को बीमार करती है, उसके बच्चे को बीमार करती है, उसके स्वास्थ्य का न सुधर पाए इस प्रकार से नुकसान करती है। तो उसके घर में गैस पहुंचाना। मित्रों, 2 साल के अंदर 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस पहुंचाने का काम उज्ज्वला योजना। हिमाचल जैसे राज्यों में इसका कोई उपयोग कम है, यहाँ पहले से गैस सिलेंडर की उपलब्धता ज्यादा है। अगर आप उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, गरीब के घर में एक अपग्रेडेशन आया, उसका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। आप कल्पना करिए, चूल्हा फूंककर घर में रसोई बनती है और गैस से रसोई बनती है, खाना पकता है, तो वो महिला का आत्मविश्वास बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बताओ, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से उसको लगेगा 70 साल की आजादी के बाद मुझे भी कुछ मिला, इस देश ने मेरे लिए भी किया है। देश के साथ उसको जोड़ने का एक प्रक्रिया है। इस देश में 7 करोड़ घर के अंदर शौचालय बना है। शायद मेरे साथ इस हॉल में बैठे उसको शौचालय का महत्व मालूम नहीं है, मगर मैं यूपी का प्रभारी था। यूपी में पूर्वांचल में मैं घुमा हूं, मैंने वहीं की गरीबी देखी है मित्रों। एक 16 साल की बच्ची कुदरती प्रक्रिया के लिए, शौच करने के लिए जब खुले में जाती है और 1000 प्रकार की नजरें उस पर पड़ती हैं, और वो जो शर्म महसूस करती है, उसके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है, तो खत्म कर देती है। वो 16 साल की बच्ची को भी नागरिक बनना बाकी है, देश के विकास में अपना योगदान देना बाकी है। क्या गुनाह है? उसका भी अधिकार है अच्छे से जीने का, अपने समाज के संरक्षण का। किसी ने ये नहीं सोचा था, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश के 7 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम कर एक बहुत नोटबंदी का फैसला। यूरोप के सारे लोग सोच ही नहीं सकते कि 125 करोड़ की देश में इतनी सारी करेंसी हो, वहां नोटबंदी भी कभी हो सकती है। मगर काले धन के खिलाफ एक कठोर कदम उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तो हम तो राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। 20,000 की मर्यादा को नरेंद्र भाई ने 2,000 की कर रख दी। मेरे जैसे लोगों को भी राजनीतिक पार्टी चलाने का तकलीफ पड़ रहा है। 2,000 से ज्यादा कैश से डोनेशन किसी से नहीं ले सकते, चेक से लेने का नियम कर दिया उन्होंने। मगर देश के भले के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन से काले धन का दुष्प्रभाव खत्म करने के लिए मित्रों, और सर्जिकल स्ट्राइक। आज कोई मुझे जरूर कह देगा कि 2 जवान शहीद हो गए, इसका क्या जवाब? मगर मित्रों, ये लड़ाई है। लड़ाई में कभी एक तरफा हमले नहीं होते, मगर देश के अंदर उरी की घटना के बाद
भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दुनिया में अपने रक्षा के लिए प्रतिबद्ध देशों की सूची में हिंदुस्तान को शुमार करने का। कई बार हमले हुए थे, कभी जवाब नहीं दिया जाता था, लिप सर्विस होती थी। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने घर में घुसकर बदला लेकर सफलतापूर्वक वापस आने का काम किया और दुनिया में एक मजबूत देश कर भारत की पहचान बनाने का काम किया। मित्रों, बहुत सारे मुद्दे हैं, मगर मेरा आज बातचीत का विषय भारतीय जनता पार्टी के परिचय तक ही सीमित है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति के अंदर सूचिता को फिर से पुनः प्रस्तावित करने के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी देश का सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए मित्रों, जब आज मैं हिमाचल में आया हूं तो कुछ आंकड़े बताने का लोग निश्चित रूप से नहीं छोड़ सकता। मित्रों, नरेंद्र भाई की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के लिए बहुत सारा किया है। 13th फाइनेंस कमीशन में सेंट्रल टैक्स में हिमाचल का शेयर था, वो 5 साल में 11,131 करोड़ था। जरा बोल लीजिएगा भैया, कितना था? 11,131 करोड़। और हमारी सरकार आने के बाद 14th फाइनेंस कमीशन में हिमाचल का शेयर है 28,225 करोड़। 3 गुना बढ़ोतरी सेंट्रल टैक्स में शेयर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसी तरह से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो पहले 7,890 करोड़ रुपया थे, 7,890 करोड़ रुपया, और आज ये 7,890 करोड़ से बढ़कर 40,625 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं कितना ज्यादा रुपया भारत सरकार ने भेजा है, भाजपा सरकार ने भेजा। ग्रांट इन एड्स पहले 10,454 करोड़ रुपया थी और आज 43,810 करोड़, 4। मित्रों, इनका जितना बजट है ना, उतनी बढ़ोतरी भारत सरकार ने खुद कर दी है, मगर विकास नीचे तक नहीं पहुंचा सकते। 61 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया, इसका डीपीआर सरकार नहीं बना सकी। हमें लगा कि आर्थिक तकलीफ होगी तो डीपीआर बनाने के पैसे लटके में अलग से दे दिए हमने, 249 करोड़ रुपया, मगर डीपीआर आज तक नहीं बना क्योंकि विकास में इंटरेस्ट ही नहीं है। विकास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मित्रों, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार का माफिया राज यहाँ पर चल रहा है, मैं मानता हूं कि हिमाचल के अंदर ये सरकार हिमाचल का विकास नहीं कर सकती। मित्रों, बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने, ये सरकार ने किया है। 3 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है। IIM, एम्स, बहुत सारी संस्थाओं को भी यहाँ भेजा गया है। मगर विकास तभी हो सकता है जब विकास करने की दृष्टि हो। फौरी राजनीति करनी है, अपने निहित स्वार्थों के लिए ही सरकार चलानी है, तो विकास कभी नहीं हो सकता। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पुरुषार्थ करने का प्रयास किया है। हम सिर्फ इतना नहीं सोचते कि इस देश के हर नागरिक को 2 समय का खाना समय पर मिल जाए। हम इतना नहीं सोचते हर खेत में पानी पहुंच जाए, हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंच जाए, हर बच्चे को रोजगारी मिले, हर बच्चे को शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा संस्थान यहाँ पर अस्तित्व में आए जिसमें विश्व भर के बच्चे पढ़ने के लिए आए। इतना ही नहीं सोचते, हम साथ में सोचते हैं कि भारत देश ऐसा बने, इतना वैभवशाली बने कि दुनिया के देशों को बीच में उसका स्थान सर्वोच्च हो और भारत माता का स्थान विश्व गुरु का। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। मैं आज पार्टी की ओर से आया हूं, मेरी पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी की स्थापना को, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को और मेरी सरकारों के परफॉर्मेंस को
पार्टी की सरकारों के परफॉर्मेंस को आपने सामने रखने का विनम्र प्रयास किया है मित्रों। और अंत में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी को मन के साथ, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता, सिर्फ वोट से नहीं हो सकता, मन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का निमंत्रण देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके का मार्गदर्शन हमें विस्तार में प्राप्त हुआ। इस प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में एडवोकेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस और एचएएस यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये वीरों की भूमि है, देवताओं की भूमि है। कोई भी लड़ाई हुई, चाहे 65 की हुई, 71 की हुई या कारगिल ऑपरेशन, हमारे हिमाचल प्रदेश इस प्रांत से सबसे ज्यादा शहीद हुए। प्रथम परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को और उसके उपरांत कारगिल ऑपरेशन में जो परमवीर चक्र प्राप्त हुए उसमें 2 हिमाचल प्रदेश के शहीदों को मिले। आज हमारे इस संगोष्ठी में सौरभ कालिया जो कारगिल ऑपरेशन में प्रथम शहीद हुए थे, उनके पिताजी डॉक्टर NK कालिया जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आएं और आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पुष्पगुच्छ, शाल, टोपी से उनका अभिवादन करेंगे। मंच पर प्रथम शहीद कारगिल के सौरभ कालिया जी के पिताजी हमारे बीच में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनका मोमेंटो से पुष्पगुच्छ दे करके उनका अभिवादन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ लॉन बाहर खाने की व्यवस्था की गई है। सभी प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वो बाहर लॉन में भोजन जिला पालमपुर की तरफ